हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि GSTR 3B रिटर्न को कैसे फाइल करना है। IMH के आने के बाद GSTR 3B रिटर्न में क्या चेंजेस आए हैं और अब क्या प्रोसेस होगा GSTR 3B रिटर्न को सबमिट करने का, एंड कौन सी टेबल में क्या फिल करना होता है, ये सब कुछ जानेंगे। और टैली से आपको अपने डेटा को कैसे वेरीफाई करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लाइव GSTR 3B रिटर्न को फाइल करके भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप खुद से अपनी GSTR 3B को फाइल कर सको। इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने GST पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। उसके बाद सर्विस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रिटर्न पे कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ पे क्वार्टर आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंड पीरियड में आपको वो मंथ सिलेक्ट कर लेना है जिसकी आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करनी है, और सिंपली सर्च पे क्लिक कर देना। अब आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सारी रिटर्न्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, जैसे GSTR1, GSTR2B और GSTR 3B। GSTR 3B रिटर्न को फाइल करने से पहले आप यहाँ पे ये देख लेना कि आपकी GSTR1 फाइल होनी चाहिए। अगर आपकी GSTR1 फाइल नहीं है तो आप GSTR 3B को फाइल नहीं कर सकते। और GSTR1 को आप कैसे फाइल कर सकते हैं इसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, तो आप जाके उस वीडियो को मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ उस वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वापस आते हैं GSTR 3B पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि ध्यान देने वाली है, आपको अपनी GSTR 3B तभी फाइल करनी है जब आपका GSTR 2B जनरेट हो जाए, जो कि 14 तारीख को होता है, क्योंकि GSTR 2B से ही हमें पता चलता है हमें क्या ITC क्लेम करना है और क्या ITC क्लेम नहीं करना। नहीं तो आप गलत ITC क्लेम कर सकते हो और जिसकी वजह से आपको नोटिस भी आ सकते हैं। इसलिए आपको पहले वेट करना है GSTR 2B का जनरेट होने का। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GSTR 3B की सारी टेबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो GSTR 3B की सबसे अच्छी बात मेरे को यहाँ पे ये लगती है कि सारा डेटा यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। आपको यहाँ पे कोई भी डेटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सारा डेटा ऑटोमेटिक आ जाता है। अब देखो डेटा आता कहाँ से है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे आपको टोटल 6 टेबल दिख रही होंगी, लेकिन सभी के लिए 6 टेबल जरूरी नहीं होती। मतलब आपके लिए जो टेबल जरूरी है वही टेबल आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी टेबल में क्या आपको फिल करना होता है। जैसे 3.1 की टेबल में आपको आउटवर्ड सप्लाई डालनी होती है, चाहे वो B2B में हो चाहे B2C में हो, दोनों को टोटल करके आपको यहाँ पे डाल देना होता है। और रिवर्स चार्जेस अगर आपका कोई है, मतलब RCM, तो वो भी आपको इस वाली टेबल में डालना होता है, जो कि मैं आपको आगे डाल के भी दिखाऊंगा। उसके बाद टेबल आती है 3.11। इसमें अगर E-कॉमर्स रिलेटेड आपने कोई सेल करी है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो आप वो डेटा यहाँ पे डालोगे, नहीं तो आपको ये टेबल को छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 3.2 में आपको B2C में अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने स्टेट वाइज कोई सेल करी है तो वो आपको यहाँ पे डालनी होती है। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई मेड टू बी अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आपने B2C में कोई भी सेल करी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। लेकिन अपने स्टेट से बाहर कोई सेल करी है, जैसे मान लो मैं दिल्ली में हूँ और मैंने सेल करी है गोवा में, तो यहाँ पे मैं गोवा सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे मैं टैक्स का अमाउंट डाल दूंगा, जैसे 18% होता है 18,000, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे एक गोवा की जो भी मैंने सेल करी वो यहाँ पे आ गई। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, दूसरी स्टेट को सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैं यहाँ से बिहार को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे 18% या जो भी परसेंट आपका होगा वो आपको यहाँ पे डाल के उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डेटा डालना होता है। लेकिन ये डेटा भी आपको
डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक आपका डेटा GSTR1 से आ जाएगा। अगर वहाँ पे जो भी डेटा आप डालोगे वो सारा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि आपका डेटा यहाँ पे GSTR1 से ही लिया जाता है। हाँ, अगर बाई चांस 1% आपका डेटा को छूट जाता है, नहीं आता, तो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। अब ये वाली टेबल आप समझ गए। अब आ जाती है 4 नंबर की टेबल, एलिजिबल ITC। इसमें क्या होता है, जो भी आपका इंपोर्ट का, सर्विस या फिर आपका कोई भी गुड्स का जो भी ITC होगा वो आपकी इस वाली टेबल में आएगा। उसके बाद आती है 5 नंबर की टेबल। इसमें एग्जम्प्टेड, निल रेटेड, नॉन GST, इनवर्ड सप्लाई की जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। और जो लास्ट टेबल है 5.1, इसमें आपकी लेट फीस और इंटरेस्ट अमाउंट आता है। मान लो आपने कोई भी रिटर्न अगर टाइम पे सबमिट नहीं करी तो उस पर जो भी लेट फीस लगेगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके दे देगा, वो भी आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अब हमें यहाँ पे जो समझनी है वो 2 टेबल हैं, 3.1 और टेबल नंबर 4। ये टेबल मैंने आपको बता दी है और इन तीनों की यहाँ पे कोई हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा डेटा यहाँ पे 0 करके आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ही हमारा डेटा ऑटोमेटिक आया है। तो मैं 3.1 को पहले यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रखा है। तो ये डेटा मैंने जैसे कि अभी आपको बताया GSTR1 से GSTR3 ने ऑटोमेटिक ले लिया डेटा। तो GSTR1 में यही डेटा गया था, ये हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैंने GSTR1 रिटर्न को यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सितंबर मंथ की GSTR1 को डाउनलोड करके रखा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वो डेटा मिल जाएगा। जो डेटा मेरे GSTR1 की टेबल में आ रहा है वो सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपका यहाँ पे भी कोई डेटा होता, GSTR1 में जो भी डेटा आपने डाला होता वो सारा डेटा आपका यहाँ पे आ जाता। जैसे इस वाले कॉलम में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई 0 रेटेड कोई डेटा होता तो यहाँ पे आ जाता। अदर आउटवर्ड सप्लाई निल रेटेड और एग्जम्प्टेड कुछ होता तो यहाँ पे आ जाता। उसके बाद अगर इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्जेस, अगर कोई आपका RCM होता तो वो यहाँ पे आ जाता, लेकिन मेरा RCM है वो यहाँ पे नहीं आया। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आया। तो पहले मैं आपको अपनी टैली में लेके चलता हूँ। ये मैंने टैली को अपनी ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले रिटर्न पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने सितंबर की GSTR3 को ओपन कर लिया है। अब आपको मैं सेल के डेटा पे लेके जाता हूँ और ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेल का डेटा है वो तो प्रॉपर वहाँ पे सेम गया है, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मैंने चेक भी कर लिया है। अब आप RCM में देखेंगे कि 73,000 और 1825 और 1825 यहाँ पे मेरा अमाउंट है। और ये डेटा वहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो RCM की वैल्यू है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन की वैल्यू है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है कि GST में वो रजिस्टर ही नहीं है, तो वो वहाँ पे कैसे डालेगा अपना डेटा, इसलिए ये डेटा हमें मैनुअली यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ RCM के कॉलम में 73,000 टैक्सेबल अमाउंट है और IGST कुछ है नहीं। उसके बाद यहाँ पे CGST है 1825। तो SGST यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई कुछ होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कंफर्म कर देना है। अब आपकी यहाँ पे 3.1 टेबल तो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 4 नंबर की टेबल। इसमें क्या करना होता है और कौन सा डेटा आता है मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 4 नंबर की टेबल एलिजिबल ITC यहाँ पे ओपन कर ली है। तो यहाँ पे कहाँ से आता है डेटा, तो देखिए जो ITC का डेटा है वो आपके GSTR2B से आता है। तो GSTR2B में मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे क्या डेटा आया है, उसको भी मैंने डाउनलोड करके रखा है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं GSTR2B में मेरा कुछ डेटा आया हुआ है। तो B2B की सप्लाई में क्या डेटा है, 4,000 टैक्स है और 44,445 यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट है। तो मैं आपको पहले अपने GST पोर्टल पे लेके चलता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4,000 प्लस 4,000 आपको यहाँ पे टैक्स दिख जाएगा C और S में। अब आपको देखना है कि इम्पोर्ट की वैल्यू कहाँ है, तो मैं GSTR2B में आपको दिखा देता हूँ। GSTR2B में जैसे ही आप इम्पोर्ट वाले टेबल में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7,62,831 GSTR2B में इंपोर्ट का दिख रहा है। और अगर आप GSTR3B में देखेंगे तो आपको 7,62,831 अमाउंट सेम अमाउंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ डेटा जो आता है वो GSTR2B से आता है, वो भी ऑटोमेटिक। अब एक चीज़ की कमी रह गई, वो है इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्जेस, मतलब RCM का अमाउंट यहाँ पे नहीं आया। और उसका मैंने रीजन आपको बता दिया कि अनरजिस्टर्ड पर्सन था इसलिए नहीं आया, तो वो हमें यहाँ पे मैनुअल डालना पड़ेगा। तो वो मैं आपको टैली में दिखाता हूँ कि टैली में मैंने क्या डाल के रखा है।
अब देखिए हमने यहाँ सेल वाला कॉलम तो पूरा कर लिया था। अब मैं आपको ले जाता हूँ ITC वाले में और ओपन कर देता हूँ। इम्पोर्ट ऑफ गुड तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है 762,831। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ऑल अदर इनपुट टैक्स क्रेडिट में 4,000 आ रहा है और यहाँ पे भी 4,000 ऑल अदर ITC में आपको दिख जाएगा। और अगर टैली में RCM की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 1825 और 1825 आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं दिखेगी, इसलिए हम C में 1825 और S में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैनुअली डाल देंगे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे आ जाना है। अब आप देखेंगे तो आपको नेट ITC यहाँ पे दिख जाएगा। अब आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपके सारे कॉलम यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, अभी तक ये ब्लू था लेकिन अब यहाँ पे रेड हो चुका है। उसका रीजन यही है कि जो 2V में अमाउंट आया है वो RCM का नहीं आया था और हमने RCM का मैनुअली यहाँ पे डाल दिया। तो गवर्नमेंट का कहना ये होता है कि जो 2V में अमाउंट दिख रहा है उसी का आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा क्लेम करोगे तो आपकी रिटर्न रेड होके जाएगी, इसलिए रिटर्न यहाँ पे रेड हो गई है। लेकिन हम कोई गलती नहीं यहाँ पे कर रहे, क्योंकि हमने तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ काम किया, जिसकी वजह से उसने अपना डेटा पोर्टल पे डाला ही नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे रेड अगर हो भी गई है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो अब आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है और इस GSTR 3B को यहाँ पे सेव कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो चुकी है GSTR 3B। अब आपको एकदम नीचे चले जाना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये वार्निंग मिलेगी, वार्निंग को इग्नोर कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने 6.1 की टेबल आएगी, पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पे आपको कैश लेजर अगर कुछ होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और अगर आप राइट में इस कर्सर को लेके जाएंगे तो आपके क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपके I में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, C में, S में, और टोटल बैलेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको आपकी सारी एडजस्टमेंट दिख जाएगी। एडजस्टमेंट भी GST पोर्टल ऑटोमेटिक करेगा, आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी टोटल लायबिलिटी यहाँ पे दिख जाएगी और इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दी है। जैसे इसने I को I से यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, C को भी यहाँ इसने I से ही एडजस्ट करा है और S को भी I से एडजस्ट कर दिया, क्योंकि सबसे पहले I को ही एडजस्ट किया जाता है। अगर I आपके पास जब तक अवेलेबल है और I अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर आपस में इनको एडजस्टमेंट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे I था, इसलिए सारा का सारा बैलेंस I से एडजस्ट हो गया। और रही बात RCM की, तो RCM का हमेशा ध्यान रखना, कैश लेजर में अगर RCM का पैसा नहीं है तो क्रेडिट लेजर से आपका RCM एडजस्ट नहीं होता, उसके लिए आपको पेमेंट करनी ही पड़ती है। तो आपको यहाँ पे क्रिएट लेजर पे जाके RCM की पेमेंट कर देनी है, लेकिन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पे मैं पेमेंट करके आपको नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको जानना है कि चालान यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं तो उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, आपको मेरे चैनल पे जाके मिल जाएगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख लेना। तो अभी क्या करते हैं, आपको चले जाना है मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये वार्निंग आएगी, फिर से इसको इग्नोर करना है और यस पे क्लिक कर देना। यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑफसेट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपकी रिटर्न यहाँ रेडी है फाइल होने के लिए, बस आपको यहाँ इस बॉक्स में क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको अपना ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट कर लेना है। ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करके आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा कि आप 3B को DSC के साथ फाइल करेंगे या फिर EBC के साथ। तो मैक्सिमम लोग EBC के साथ ही फाइल करते हैं, तो मैं भी फाइल GSTR 3B विद EBC, इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपके पास एक OTP आएगा जो कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी जाएगा और आपके ईमेल ID पर भी जाएगा। तो दोनों में से कोई भी OTP लेना और यहाँ पे डाल देना। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पे रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है, आपको ओके कर देना है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी GSTR 3B यहाँ पे फाइल हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी GSTR 3B रिटर्न को फाइल कर सकते हो। और दोस्तों जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि IMS पोर्टल पर लाइव हो चुका है, तो उसको आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, सर्विस पे जाना है और रिटर्न पे जैसे ही आप कर्सर लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे IMS मैनेजमेंट सिस्टम का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई दिखेंगी और इस पे आपको व्यू पे चले जाना है। तो दोस्तों IMS का पोर्टल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा।
आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे नो एक्शन, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और पेंडिंग। देखिए अगर आप किसी बिल को एक्सेप्ट करेंगे तो वो यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्टेड में, और अगर पेंडिंग करेंगे तो पेंडिंग में। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा नो एक्शन में यहाँ पे 3 बिल हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया तो वो सारे के सारे आपको नो एक्शन में ही दिखेंगे। तो यहाँ पे जो बिल अभी दिख रहे हैं वो अक्टूबर के दिख रहे हैं, मतलब अक्टूबर की रिटर्न नवंबर में जाएगी, उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले सकते हैं नवंबर में। तो नवंबर का वेट करते हैं, तो नवंबर में क्या एक्शन लेने से होगा और क्या एक्सेप्ट करने से होगा उस पर भी वीडियो जरूर आएगी। और IMH के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप इस वाली वीडियो को जाके देख लो, और इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।